नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का संधि नामक टॉपिक। इस टॉपिक में महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जिन विद्यार्थियों के पास पढ़ने का समय कम है और जिनकी अभी तक तैयारी अधूरी है, तो वह इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम संधि के बारे में जानेंगे। संधि शब्द जो है उसकी सामान्य जानकारी संधि के बारे में बता रखा है। संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं ये यहाँ बॉक्स में आपको नजर आ रहा होगा। 3 भेद स्पष्टतः यहाँ नजर आ रहे हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बाकी सामान्य जानकारी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों का जब मेल होता है तो उसका जो परिवर्तन है उसको विकार कहा गया है। तो विकार को जो है संधि कहते हैं। संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अभी मैंने आपको बताया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में के कुल कितने उपभेद होते हैं? अब स्वर संधि के पूछे तो स्वर संधि के जो है 5 उपभेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। यहाँ आपको स्क्रीन पर पांचों ही नाम नजर आ रहे होंगे। तो स्वर संधि के जो है 5 उपभेद बताए गए हैं। दो स्वरों के पास आने से जो परिवर्तन होता है उसे कौन सी संधि कहते हैं? तो स्वर जब पास पास आते हैं तो वहां स्वर संधि होगी। संधि विच्छेद का क्या अर्थ है? मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके पुरानी अवस्था में लाना, संधि का विच्छेद करना। तो जो शब्द एक हो गए हैं तो मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके उन्हें पुरानी अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? अब देखिए, इसमें उन महत्वपूर्ण शब्दों को शामिल किया गया है जिन शब्दों को ईएसबी द्वारा कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो कल्प प्लस अंत दो अलग अलग शब्द हो गए। तो यहाँ पर इन दोनों के मेल से कौन सा शब्द बना? कल्पांत। तो इसमें संधि पूछी गई है, कौन सी संधि है? तो इसमें जो है दीर्घ संधि है। अब यहाँ स्पष्टीकरण भी यहाँ नीचे उत्तर में दिया गया है। कल्प का अ और अंत का अ मिलकर क्या हो गया? दीर्घ आ हो गया। तो कल्पांत, अ प्लस अ बराबर आ, ये दीर्घ संधि है। यानी कि जो है स्वर का बड़ा रूप यहाँ इन्होंने इस शब्द में बताया है कि अ प्लस अ बराबर क्या हो गया? आ। तो यहाँ दीर्घ संधि का उदाहरण है। दयानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दो अलग अलग सही शब्द आपको देखने हैं जो वाक्य में दे रखे हैं, जिनसे यहाँ दयानंद का सही उत्तर आपको मिलेगा। तो दया प्लस आनंद, आ प्लस आ मिलकर जो है आ बनेगा, यानी दीर्घ आ और दीर्घ आ दोनों जगह है। तो यहाँ पर दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। तो इसलिए दया प्लस आनंद दो अलग अलग शब्द हैं। जैसे दय, दूसरा ऑप्शन देखिए दय, तो दय कोई शब्द नहीं है। दया प्लस नंद ये है, लेकिन यहाँ पर जो है दया प्लस नंद में आ शब्द का जो है बीच में आप समावेश कैसे करेंगे? इसलिए दया प्लस आनंद। तो अगर आप शब्दों का सही विच्छेद करना आपको आता है, शब्दों को तोड़ना आता है, विच्छेद करना तो तोड़ना, तो आपके संधि कभी भी गलत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो कपीश शब्द में भी जो है दीर्घ संधि का उदाहरण। कई बार जो है बच्चों को अधिकतर परीक्षाओं में दीर्घ संधि में दिक्कत आती है, लेकिन सबसे सरल जो संधि है वो दीर्घ संधि है। तो कपि प्लस ईश में जो है दीर्घ संधि है और परीक्षाओं में दीर्घ संधि को ही सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्य प्लस उदय, तो यहाँ क्या बनेगा? सूर्योदय। तो यह कौन सी संधि का उदाहरण है? यह गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि के नियम के अनुसार जो है अ प्लस उ मिलकर ओ बन जाता है, तो सूर्योदय। इस प्रकार से यहाँ गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? अब देखिए महर्षि, अब इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो महा प्लस ऋषि, तो इन दोनों में जो है इन दोनों के योग से महर्षि बनता है। तो यहाँ गुण संधि का उदाहरण है। एक एक, एक प्लस एक, एक एक, तो यहाँ जो है ऊपर देखिए जो एक प्लस एक संख्या लिखी हुई है उसमें अगर हम उसको
दोनों को जोड़कर यदि हिंदी में बोलेंगे तो एक एक जो उच्चारण निकल रहा है उसमें वृद्धि संधि का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तथा प्लस एव, इसमें वृद्धि संधि है, तथा प्लस एव। महोषध, महोषध का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? तो महा प्लस औषध, तो इससे बना महौषध, यानी कि वृद्धि संधि। यदि आप सही से उच्चारण कर लेते हैं, शब्द को सही से बोल लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी संधि गलत नहीं होगी। अगला प्रश्न है गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए गिरी शब्द हम अलग करेंगे तो यहाँ गिरी शब्द अलग हो गया, और ईश यानी कि ईश्वर, गिरीश, तो यहाँ जो है दीर्घ संधि बन रही है। ई प्लस ई मिलकर छोटा ई प्लस बड़ा ई मिलकर जो है बड़ी ई में बदल गया है, तो यहाँ क्या बना? गिरीश। अगला देखिए भानुदय में कौन सी संधि है? तो भानुदय में जो है इन दोनों को हम अलग अलग करेंगे। यहाँ उत्तर में देखिए स्पष्ट दिया गया है। भानु को कैसे लिखा जाता है? इसमें छोटे ऊ की मात्रा आती है, और उदय उसमें से अलग हो गया, भानु प्लस उदय, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वह दीर्घ ऊ में बदल जाता है। इस प्रकार यहाँ दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है छोटी ई या बड़ी ई के बाद यदि कोई विजातीय स्वर, विजातीय मतलब कोई अलग स्वर आ जाए छोटी ई और बड़ी ई के अलावा, ई और ई जो दे रखा है छोटी हो या बड़ी, उसको य में बदल देते हैं। तो य में बदल देते हैं तो ये किस संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई सा भी अन्य स्वर आ जाए, विजातीय स्वर, विजातीय का मतलब ई और ई नहीं आना चाहिए, बाकी और कोई सा भी स्वर आ जाए तो वह य में बदल जाता है। इसी प्रकार यण संधि के और भी यहाँ उदाहरण नीचे बताए गए हैं। ऊ या ऊ को जो है व में बदला जाता है, और ऋषि को जो है र में बदला जाता है। तो आप याद रख सकते हैं कि यदि समान स्वर की जगह कोई अन्य स्वर आता है, समान मतलब ई या ई के बाद वापस दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, छोटी ई या बड़ी, इसके अलावा कोई सा भी स्वर आ जाए तो य में बदल जाएगा। उसी प्रकार छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद जो है वापिस यही स्वर नहीं आने चाहिए, तो समान स्वर नहीं आएंगे तो वह बदल जाएगा, और ऋषि के जो है अन्य स्वर आने पर यह भी र में बदल जाता है। तो ये सब यण संधि के नियम हैं। अगला है इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि, तो इसको अलग अलग करना है, तो इति प्लस आदि। अब देखो इति में जो है छोटी ई की मात्रा है, और बाद में जो स्वर दे रखा है वो कौन सा है? आ, तो छोटी ई प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बनेगा? यह बन जाएगा। तो इत्यादि इस प्रकार से, जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में देखा था, ये वाला जो नियम है ई प्लस ई के बाद अन्य स्वर होगा तो ये में बदल जाएगा। ई के बाद जो है आ आया तो क्या ई में बदल गया? य में। तो यहाँ आ की मात्रा लगी हुई थी तो इसलिए यहाँ य का या हो गया। अन्वय का संधि विच्छेद करेंगे। अनु प्लस अय, अनु प्लस अय यण संधि का उदाहरण है। ऊ के बाद अ आएगा तो ऊ के बाद कोई अन्य स्वर होगा तो वह व में बदल जाता है, तो इसलिए यहाँ यण संधि है। अगला है स्वागत, स्वागत का सही संधि विच्छेद पहचानिए। स्वागत, तो सु प्लस आगत, सु प्लस आगत से क्या बना है? स्वागत। तो यह प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जिसको आपको याद रखना है। स्वागत, सु प्लस आगत, अलग अलग विच्छेद पूछा जाए तो ये, और संधि कौन सी इसमें? यण संधि है। तो इन दोनों के मेल से जो है स्वागत शब्द बनता है। छोटा ए बड़ा ए यानी कि आई, ओ और औ के बाद किसी भी भिन्न स्वर के आने पर, यानी कि कोई अन्य स्वर आ जाए, अय आय औ और औ में परिवर्तन होगा, यह अयादि संधि के उदाहरण है। नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नए प्लस अक, तो क्या बनेगा? नायक। अब ये याद रखना, नायक, कई बार जो है ऐसे शब्द आते हैं और बच्चे जो है सही संधि विच्छेद उसका नहीं कर पाते, ना उनको पता होता है कि भाई इसमें कौन सी संधि है। तो इस प्रकार के शब्द नए प्लस अक, तो इससे क्या बनेगा? नायक। कैसे बना? बड़ा ए यानी कि आई प्लस अ जो है इससे क्या हो गया? आय,
क्योंकि अयादि संधि में अभी पिछले प्रश्न में आपने देखा ये वाला जो नियम है, ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो अय आए औ और औ में बदल जाएगा। तो ये आय था इसलिए क्या हो गया आय। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पो प्लस अन, इसमें भी अयादि संधि है। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। पावक, पावक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पौ प्लस अक, इससे बना पावक। नयन, ने प्लस अन, नयन अयादि संधि का उदाहरण। अब ये जो है उदाहरण आपके लिए इसीलिए कलेक्ट किए गए हैं, एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों से सेलेक्ट करके इन उदाहरणों को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, ताकि इनमें से यदि कोई सा प्रश्न आता है तो वो प्रश्न आपका गलत नहीं हो। तो ध्यान रखिए, नयन, ने प्लस अन, नयन अयादि संधि का उदाहरण है। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, तो इससे क्या बना, प्रति प्लस एक यानी प्रत्येक, तो इसमें यण संधि का उदाहरण है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कोई व्यंजन शब्द में दे रखा है, उसके बाद यदि व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन आए तो वहां व्यंजन संधि मानी जाती है। जैसे वागीश, तो इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या होगा, वाक प्लस ईश, तो यहाँ वागीश संधि विच्छेद बनेगा। तो ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। क ख ग घ घ वाला जो नियम है, प्रत्येक जो वर्ण के पहले अक्षर को जो वर्ण वर्ग के तीसरे क च ट त प, ये जो 5 वर्ग हैं, उन 5 वर्गों में क वर्ग का, पांचों वर्गों का नियम है, उसमें तीसरा अक्षर जो है व्यंजन संधि में हो जाता है। तो क ख और ग, तो तीसरा अक्षर क्या हुआ, क वर्ण क वर्ग में क ख और ग, तो यहाँ क्या किसमें बदल गया, ग में। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस जन, व्यंजन संधि का उदाहरण। जगन्नाथ, ये शब्द याद रखिएगा, जगन्नाथ कई बार पूछा गया है। जगत प्लस नाथ, व्यंजन संधि का उदाहरण है। उज्जवल, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है उज्जवल। उज्जवल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ देखिए जो उज्जवल शब्द है वो कैसे लिखा हुआ है, पहले तो ये देखिए उज्जवल में जो ज दे रखे हैं दोनों ही ज आधे हैं। अब जब इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो उत प्लस ज्वल होगा, उत प्लस ज्वल, तो उज्जवल बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। सबसे ज्यादा परीक्षाओं में, चाहे वो किसी भी पीएससी लेवल का एग्जाम भी हो, वहां पर भी बच्चे गलत करके आ जाते हैं कई बार, क्योंकि उनको शुद्ध शब्द उज्जवल लिखना नहीं आता है। अगला प्रश्न, तल्लीन शब्द का सही विच्छेद क्या होगा, तो तल्लीन यानी तत् प्लस लीन, व्यंजन संधि है। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस तोष, संतोष, ये भी व्यंजन संधि है। उद्धार के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, उत प्लस हार, उत प्लस हार से क्या बना, उद्धार। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिगंबर का क्या बनेगा, दिक प्लस अंबर, दिगंबर। अभी आपके वागीश आया था, वही वाला नियम है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण जो है बदल जाएगा तो वहां व्यंजन संधि है। विषम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, वि प्लस सम, विषम। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि का उदाहरण देखते हैं, निश्चल, निश्चल जो है ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। निह प्लस चल, निह प्लस चल, नी में जो है विसर्ग लगा हुआ है तो निश्चल। मनोरथ, तो मनोरथ, मनः प्लस रथ, मनः प्लस रथ, ये विसर्ग संधि। निराशा, निह प्लस आशा, तो विसर्ग संधि। नमस्कार, ये प्रश्न कई बार आया है परीक्षाओं में। नमस्कार, नमः धनकार के योग से नमस्कार शब्द बनता है। दुष्कर, दुह प्लस कर, दुह प्लस कर। निष्कपट, नि प्लस कपट, जहां भी आप स श श शब्द देखें तो वहां उस शब्द के पहले जो है विसर्ग का यूज होता है। जैसे निश, तो निश श आ रहा ना, तो यहाँ नी में विसर्ग होगा, तो निश प्लस कपट। इत्यादि में यण संधि है, तो बताइए अन्वित में कौन सी संधि है, अन्वित, तो अन्वित में भी जो है यण संधि ही है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तेज
प्लस मय, तेजोमय, तेज प्लस मय। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो यहाँ व्यंजन संधि आपको पहचाननी है। तो सत्कार में जो है व्यंजन संधि है। निह प्लस रोग की सही संधि क्या होगी? अब इसका जो है संधि विच्छेद दे रखा है, सही उत्तर आपसे पूछा गया है। तो निह प्लस रोग का सही संधि विच्छेद, सही शब्द क्या होगा? तो यहाँ नीचे दे रखा है स्पष्टीकरण। विसर्ग संधि नियम, विसर्ग के बाद र होने पर विसर्ग का लोप होकर पूर्व स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। तो पूर्व स्वर कौन सा है? नी, तो निरोग। इस प्रकार से यशोदा में प्रयुक्त संधि होगी विसर्ग संधि, यश प्लस दा। वांग्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आया है, तो इस शब्द को भी याद रखिए। ऐसे शब्द जो परीक्षाओं में आए हैं वो इस टॉपिक के माध्यम से आप तक पहुंचाए गए हैं, ताकि आप अपनी तैयारी जो है कम समय में पूरी कर सकें। वाक प्लस मय, उत प्लस श्वास, उच्छ्वास जो है शब्द ये बनता है। उत प्लस श्वास यानी उच्छ्वास, व्यंजन संधि। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि कौन थी? हरिश्चंद्र, हरि प्लस चंद्र, तो यहां देखो श आ गया वापस, हरिश्चंद्र, तो विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से जो है संधि से रिलेटेड महत्वपूर्ण शब्दों को आपने इस वीडियो में देखा। उम्मीद है इस वीडियो में दिए गए प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और निश्चित रूप से आप सफलता अर्जित करेंगे।